के सेशन इन सब पे पढ़ने वाले हैं। आज मराठा साम्राज्य और हमारा जो सेशन का सेकंड हाफ होगा, इसमें हम लोग भक्ति आंदोलन पढ़ने वाले हैं। और भक्ति आंदोलन पढ़ने के बाद आज हमारा सेशन जो है मध्यकालीन भारत, ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री या फिर करंट की क्लास लेकर के आऊँ। ठीक है, तो कल के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे, मई वाला जो करंट अफेयर्स है वो वाला। ठीक, हम लोग अभी मराठा साम्राज्य फिनिश कर रहे हैं। मुगल साम्राज्य के समय जो है मराठा साम्राज्य उदित हुआ था। तो जितने सारे डायमेंशन हो सकते हैं मराठा साम्राज्य की स्थापना क्यों हुई थी, यानी कि उसके जो उत्कर्ष हुआ था ये किन पृष्ठभूमियों में हुआ था, मराठा साम्राज्य के उदय के क्या कारण थे, उनको देखेंगे। मराठा साम्राज्य की जो शिवाजी के जो वंशज थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी उसको देखेंगे। फिर शिवाजी के शासनकाल की जो बहुत सारी उपलब्धियां हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे। शिवाजी की उपलब्धियों के बाद हम लोग उसका जो है साम्राज्य विस्तार विजय अभियान देखने की कोशिश करेंगे। शिवाजी का जो प्रशासन है उसके काल का, मराठा साम्राज्य का प्रशासन, उसको देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं शिवाजी के प्रशासन से, उसके जो अष्टदिग्गज प्रशासन है उससे, उसके जो जो टैक्स वगैरह है उस सिस्टम से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अंत में हम लोग भक्ति आंदोलन चलेंगे। भक्ति आंदोलन को दो पार्ट में बांटकर देखेंगे। एक तो सल्तनत काल में जो सूफी लोग भारत में आए थे, मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ सूफी संत भारत में आए थे, उन्होंने भी भारत में उस समय जो सामाजिक उथल पुथल चल रहा था, समाज में और धार्मिक उथल पुथल चल रहा था, काफी संघर्ष का दौर था, तो हम वही सब देखेंगे कि किन पृष्ठभूमियों में सूफी सब भारत आए थे और उन्होंने सूफी आंदोलन क्यों शुरू किया था। तो हम वहां भी देखेंगे कि भारत में सूफी आंदोलन के कारण क्या थे, किस कारण से ये सूफी आंदोलन शुरू हुआ था। दूसरा पार्ट हमारा जो होगा भक्ति आंदोलन का, वो हमारा होगा सीधे भक्ति आंदोलन। इस समय हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म में भी सुधार के कार्यक्रम शुरू हुए थे, तो इसे आप धर्म सुधार आंदोलन कह सकते हो या फिर ये पूरी तरह से भक्ति आंदोलन भी था। इसी समय एक तीसरा भी था भारत में, जो सिख सुधार आंदोलन भी था, सिख धर्म का आंदोलन भी शुरू हुआ था। तो कुल मिला के आज जो है भक्ति आंदोलन के तीन पार्ट होने वाले हैं। पहला तो है मुस्लिम धर्म के लिए जो आया था सूफी संत, तो ऐसे सूफी संत केवल मुस्लिम के लिए नहीं आया था, उस समय समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए आया था। तो पहला हमारा हो गया सूफी आंदोलन, दूसरा हमारा हो गया भक्ति आंदोलन, और तीसरा हो गया भक्ति आंदोलन के तीसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे सिख आंदोलन। सिख धर्म की स्थापना कैसे हुई थी, उसके उपदेश क्या क्या हैं, है ना, उसके धार्मिक रिवाज क्या क्या हैं, सिखों के जो 10 गुरु हैं उनके बारे में हम लोग उसके शासनकाल और उनकी जो जीवन की प्रमुख घटनाएं हैं उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा पूरा इसी तरह से व्यवस्थित है। हम सेशन में, चूंकि आज के सेशन में 3-4 चैप्टर है तो इसीलिए गौर से देखिएगा। पहला तो हमारा मराठा साम्राज्य हो गया, आज ही के सेशन में फिनिश होगा सबसे पहले। दूसरा होगा भक्ति आंदोलन। ठीक है, भक्ति के जितने संत हैं भक्ति आंदोलन के, उन सभी आंदोलन को देखने की कोशिश करेंगे, संतों को। तीसरा सूफी आंदोलन भी देखेंगे। ठीक है, और इसी में देखेंगे हम लोग सिख आंदोलन या सिख धर्म की स्थापना। ये सभी एक दूसरे के समकालीन थे, एक साथ चल रहा था, इसलिए हमने इसे पहले नहीं पढ़ाया था सल्तनत काल में। अब यहां पर उचित समय आ गया है इसका करने का। ठीक, तो कुल मिला के 4 सेशन होने वाला है, 1.25 घंटे की क्लास होने वाली है, तो देखिएगा गौर से। पहला है हमारा मराठा साम्राज्य। इसकी पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करते हैं कि मराठा साम्राज्य का उदय किस लिए हुआ था, किस पृष्ठभूमि में इस मराठा साम्राज्य का उदय हुआ था। जितने भी उदय के कारण हो, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो था इसकी भौगोलिक स्थिति थी। मराठा साम्राज्य जहां पर बसा हुआ था उसकी भौगोलिक परिस्थिति ने इसे बहुत बड़ा योगदान दिया था इसे स्थापित करने में। ठीक है, इसकी भौगोलिक स्थिति का बहुत बड़ा योगदान था। ऐसा इसलिए कि मराठा जहां पर बसे थे वहां पर आप देख रहे हो ना, एक तरफ से तो वो समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी ओर पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर सह्याद्री पर्वत जिसे कोंकण तट कहा जाता है, बड़े और घने जंगल हैं और सारे पहाड़ी इलाके हैं ना, पथरीले इलाके वहां पर। तो किसी भी विदेशी आक्रमणकारी या किसी दूसरे राज्य के जो आक्रमणकारी इस पर आक्रमण करेंगे तो इसके लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जो वहां रह रहे जो लोकल लोग हैं, यानी कि शिवाजी और उसके जो वंशज हैं, इसे अपने आप को फलने फूलने का काफी मौका मिलेगा। जब बाह्य आक्रमण नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये काफी सुरक्षित महसूस करेगा। जैसे हमने देखा था कि मगध साम्राज्य के उदय के क्या कारण थे, बहुत सारे कारण में एक सबसे बड़ी कारण थे उसकी कि वो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ था। 3 नदी थी, गंगा, सोन और गंडक नदी से घिरा हुआ था।
तो ये उसका एक जल दुर्ग का काम करता था, इसलिए मगध साम्राज्य सबसे सुरक्षित था। बाह्य आक्रमण करने से पहले कोई भी 100 बार सोचता था मगध जैसे सम्राट पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि 3 विशाल नदियों को पार करना होगा मगध पर आक्रमण करने के लिए, गंगा, गंडक और सोन नदी को। तो एक जल दुर्गों से घिरा हुआ था। मगध की जो दूसरी राजधानी थी उस समय राजगीर, ये भी एक पहाड़ियों से घिरा हुआ था। आप राजगीर की वर्तमान स्थिति भी देखेंगे, ये चारों तरफ से राजगीर जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है। यहाँ पर आक्रमण करना बहुत ही सेफ नहीं रह जाता। कोई दूसरा देश का आक्रमणकारी यदि आक्रमण करेगा तो नीचे से आक्रमण करेगा ना, पहाड़ी के नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, और फिर उस राज्य के राजा ऊपर की चोटी पर बैठा होगा, उसके सैनिक फिर वहां से क्या करेगा, नीचे पूरा दिखाई देगा ना उसे, तो वहीं पर समाप्त कर देगा उसे। या फिर यदि नदी तैर कर यदि कोई आना चाहे उसके साम्राज्य के भीतर, तो दूसरे या नदी को बीचों में ही डुबा दिया जाएगा। तो ये प्राकृतिक सीमा किसी भी देश की बहुत अच्छा जो है ना, ये सामरिक स्थिति को इंगित करती है। मराठों के उदय में ये सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, ये उदय में इसकी सबसे बड़ी भूमिका थी। दूसरा था मुगल साम्राज्य की कमजोरी। हम पहले से ही देखते आ रहे हैं कि मुगल साम्राज्य में जो ये था औरंगजेब, औरंगजेब की इसकी हमने धार्मिक नीति देखी थी ना, ये काफी कट्टर था हिंदू धर्म के प्रति, काफी इसने कट्टरता की नीति अपनाई थी। जितने सारे मंदिर थे इसने तोड़ने की अनुमति दे दी थी, सारे मंदिरों को तोड़ा जाने लगा था, हिंदुओं में धर्म परिवर्तन किया जाने लगा था, बहुत सारे इन्होंने एक्टिविटी कर दी थी जो धार्मिक रूप से असहिष्णु था, है ना। अब इतना यदि कोई कट्टर बन जाएगा, तो इतना यदि कट्टर बनेगा तो फिर उस समय के लोग जो हिंदू 80-90% की आबादी थी ना उस समय हिंदुओं की, तो वो इससे डरने लगे थे। तो वो किसी उसे ना राजा की विकल्प तलाशने लगे, स्थानीय लोग जो हैं राजा की विकल्प तलाशने लगे, और विकल्प के रूप में उसके ये मराठा लोग जो हैं सामने आए थे। तो ये मराठा जो है ना मुगल शासन, ये दूसरी उसकी कमी थी। तीसरा था स्थानीय असंतोष। स्थानीय असंतोष का क्या मतलब, केंद्र में जो तो सत्ता संघर्ष के लिए लड़ाई चल ही रही थी, औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी वो तो चल ही रही थी। दूसरा स्थानीय लेवल पर उसके जो गवर्नर वगैरह थे, जो प्रांतीय लेवल पर दक्कन के जो गवर्नर थे, उन्होंने वहां भी अपनी ये जो है केंद्र की पॉलिसी वहां भी बनाए रखी थी, जारी रखी थी। ऐसा नहीं था कि केवल दिल्ली में जहां पर राजधानी था वहीं पर धार्मिक और सहिष्णुता की नीति अपनाई गई थी, नीचे लेवल तक किया गया था। तो यहाँ भी ये काफी जनसंख्या पर अत्याचार किया जाता था, बहुत सारे कर व्यवस्था जो है लिया जाता था। इन्हीं सभी कारणों से मराठा नेताओं को इस सब का मौका मिला कि अब हमें जो है केंद्र की शक्ति को उखाड़ फेंक कर जो है हमें खुद यहाँ की शक्ति बननी चाहिए। अगला कारण था भक्ति आंदोलन के प्रभाव। इसी समय भक्ति आंदोलन भी चल रहा था। भक्ति आंदोलन हम लोग देख चुके हैं कि भक्ति आंदोलन इससे पहले सल्तनत काल में ही शुरू हो चुका था। वहां से ही संतों लोगों ने दोनों धर्मों को जो है समझाने की कोशिश की थी, उस समय के जो समाज थे उसको समझाने बुझाने की कोशिश की थी कि ये मुस्लिम आक्रमणकारी जो अपने धर्म लेकर के आए हैं, उसके धर्म के जो परिवर्तक हैं या फिर उसके जो भगवान हैं, ये भी आप ही के भगवान के बराबर हैं, क्योंकि अल्लाह ईश्वर तो एक है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों का उद्देश्य एक है, तो फिर लड़ना नहीं चाहिए। दूसरा, ये तो सूफी संतों की कहावत है ना, भारत में भी जो है भक्ति आंदोलन हुआ था तो बहुत सारे धार्मिक संत लोग जो है उस समय क्रिएट हुए थे, और पश्चिम भारत में बहुत ज्यादा हुआ था। इसमें थे संत नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रामदास, ये सभी संत इसी समय के हैं। इन लोगों ने इन यहाँ के जो मराठा लोग हैं, इन लोगों में यहाँ की क्षेत्रीयता को, भावना को उजागर किया था। इन लोगों को पहली बार एहसास कराया कि मराठा क्षेत्र में रहने वाले लोग मराठी हैं। इसी के शासनकाल में मराठी एक भाषा के रूप में जो है क्रिएट हुआ था। इससे पहले मराठी भाषा जैसी भी चीज नहीं थी, इसी काल में मराठी भाषा आई, और इन्हीं संतों ने मराठी भाषा की लिपि भी पहली बार लिखी थी। इन लोगों ने मराठी, जितने भी सारे संत देख रहे हो आप, जैसे कि तुलसीदास ने हिंदी में लिखा, उससे पहले हिंदी कोई बोलता भी था तो कोई समझता नहीं होगा, या फिर लोकल लेवल पर बोले जाते होंगे। इन्होंने उसे साहित्य की रूप में, उसे साहित्य की भाषा बना दी। और जब किसी भी चीज को आप किताब लिख देते हैं ना, साहित्य लिख देते हैं, तो फिर एक बड़ी भाषा बन जाती है वो। इन्हीं संतों ने उस भाषा को पहचान दी और भाषा के आधार पर एक मराठा साम्राज्य बन गया। इन्हीं संतों ने लोगों को कहा, उस समय के समाज के रहने वाले लोगों को, कि हम सभी स्वराजी हैं। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग शिवाजी ने ही किया था, ठीक है, और उनके गुरु ने ही इसे बताया था कि स्वराजी यानी कि हम एक देश के हैं, है ना। तो हिंदवी इसे कहा जाता था। इस समय ये लोगों ने खुद को हिंदवी कहा था, यानी मराठवी कहा था। तो कहा कि हम एक एरिया में रहते हैं, एक भाषा बोलते हैं, एक हमारी जलवायु है, एक भौगोलिक क्षेत्र है ना, तो हम सभी एक स्वराजी हैं। इस तरह की जो पहली बार जो है मातृभूमि की प्रति जो है ना लगाओ, ये पहली बार इसी समय क्रिएट हुआ था। पहली बार मराठों में आत्म गौरव और सामाजिक एकता की भावना जगाई थी।
तो ये जो सामाजिक संत हुए थे इस समय के भक्ति आंदोलन के संत, ये भी इस साम्राज्य के उदय में एक कारण साबित हुए थे। यदि मराठा संत न होता, इस समय के जो संत, जो भक्ति आंदोलन के संत हैं, यदि ये सब न होता तो शायद मराठा साम्राज्य भी न होता। दूसरा, शिवाजी के नेतृत्व की क्षमता भी थी। शिवाजी काफी रणनीतिक कुशल था, साहस, सैन्य संगठन और उसकी लोकप्रियता भी थी। एक पुराने जमाने की फिल्म देखा होगा, 1960-70 के दशक की आप लोगों ने फिल्म देखा होगा, जिसमें क्या करता था, एक हीरो होता था जो अमीर आदमी को लूटता था और लूट करके अपने समाज के जो गरीब लोग होते थे उन्हें क्या करता था, उसमें बांट देता था, तो उससे उसकी लोकप्रियता बढ़ती थी। शिवाजी सब भी ऐसा ही करते थे उस समय, काफी लुटेरे के रूप में थे उस समय। क्योंकि ये आपने देखा होगा ना, एक बाहुबली फिल्म आई थी, उसमें भी एक आपने देखा होगा, उसके लिए एक सीन आया था थोड़ा सा, कि वो एक उसके लिए नाम लिया जाता है, कोई अजीब सा नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा है। हम्म, फिर हम स्कैप कर रहे हैं, बताऊंगा याद आएगा तो। नहीं नहीं, जब आक्रमणकारी करता है ना कोई, उस पर आक्रमण करता है, तो ये आक्रमणकारी मराठे ही थे उस पर। ये जंगलों में रहते थे मराठे लोग, काफी छापेमार युद्ध करने के लिए काफी प्रसिद्ध हुआ करते थे। ठीक है, तो ये उसमें भी दिखाया गया है। तो छापेमार युद्ध करने वाले सारे लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के होते थे इस समय। तो ये किसी भी आम, जैसे ही मुगल साम्राज्य की कोई भी वहां से, जैसे कि टैक्स वाली जो गाड़ी है, दक्कन में सारे टैक्स वसूल लिया, और फिर वहां से उसे दिल्ली भेजा जाएगा, तो वहां महाराष्ट्र के जंगलों में से लूट लिया जाता था और वहां पर बांट दिया जाता था। तो काफी फेमस थे ये, है ना, लोगों के बीच काफी फेमस हो गए थे। तो इसका व्यक्तित्व विद्यता जो था शिवाजी का, उसकी जो नेतृत्व क्षमता थी, इनकी प्रसिद्धि के कारण भी लोगों ने उसे अपना नेता और मसीहा बना दिया और कहने लगा कि तुम हमारा राजा बनने लायक हो, तुम राजा बन जाओ। ठीक है, तो इसे राजा चुन लिया गया। तो ये भी एक मराठा साम्राज्य की उदय में एक बहुत बड़ा कारण था। अगला है भोसले और पारिवारिक वंश की पृष्ठभूमि। शिवाजी के जो वंशज थे, शिवाजी भोसले वंश से संबंधित है, और इसके जो पिताजी थे शाहजी भोसले, और उसके जो और जो पूर्वज थे, ये मुगल दरबार में बड़े बड़े पोस्ट पर रह चुके थे। ये सब मनसबदार थे, 5,000 मनसबदार मिला था इन्हें, जो वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी के पद के बराबर होता है ना। अब इतने बड़े पद पर यदि रह रहा है तो उसके काफी प्रशासनिक अनुभव रहा होगा, उसकी संपत्ति भी काफी ज्यादा होगी, है ना। तो राजा बनने के लिए सब कुछ अनुकूल था शिवाजी को, तो ये भी एक कारण बना था। दूसरा था, जब हम लोग देख रहे थे कि केंद्र में मुगल साम्राज्य था, उसी समय दक्षिण में छोटे छोटे साम्राज्य की भी स्थापना हो गई थी। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, या फिर उसके बहमनी के जो साम्राज्य के टूटने के बाद जो अलग अलग साम्राज्य बने थे, जिसमें था अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये सभी शासक थे। लेकिन यहाँ पर सभी शासक आपस में क्या करते थे, संघर्ष करते रहते थे। एक तो मुस्लिम शासक था जो वहाँ के हिंदू आबादी पर, जो अल्पसंख्यक था वहां पर, तो काफी अत्याचार वगैरह करता था। तो एक तो केंद्र की पहले से ही औरंगजेब की नीति से सभी लोग असंतोष में था, और दूसरा ये जो क्षेत्रीय राज्य के थे, ये एक तो आपस में संघर्ष भी करते रहते थे, और दूसरा दूसरा क्या था इन लोगों की, ये लोग खुद भी स्थानीय लेवल पर भी इस तरह की अत्याचार करते थे। तो यहाँ भी लगने लगा इन लोगों को भी, दक्कन के लोगों को भी, अब हमें एक दूसरे राजा की तलाश है जो इन सभी राज्यों को समाप्त करके हमें क्या करे, एक शांति और माहौल का जो है, शांति का स्थिति का माहौल जो है दे। इसके लिए भी एक अनुकूल स्थिति बनी और ये मराठा साम्राज्य में बनने में सहायक बना। एक और था संगठित सैन्य प्रणाली। हमने देखा था ना, शिवाजी की व्यक्तित्व तो था ही, लेकिन शिवाजी के व्यक्तित्व के पीछे का कारण आप देख रहे हैं ना, कि उसकी एक संगठित सैन्य प्रणाली थी, जो थी छापेमार युद्ध की प्रणाली, जंगलों में छुप करके वार करने वाली, है ना। तो ये नीति उस समय यूनिक थी, क्योंकि इससे पहले ये चीज तो था, ये चंगेज खां मंगोलों को पता था, इससे पहले भारतीयों को नहीं पता था। यदि भारतीयों को पता होता तो बाबर को भारत में नहीं आने देता, और भारत पर जितने सारे मंगोल आक्रमण हुए थे उसे रोक दिया होता। इसे इन लोगों ने सीख लिया, मराठों लोगों ने। इसे गुरिल्ला युद्ध नीति भी कहा जाता है, और कभी कभी इसे मराठी भाषा में गनीमी कावा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी छापेमार युद्ध की नीति कहा जाता है। तो ये इसकी सफलता में सबसे बड़ा कारण था। इसके सामने जितने सारे क्षेत्रीय शक्ति हुआ करते थे, कभी बराबरी के जो है संघर्ष में नहीं हो पाए, और ये मराठों के प्रसिद्धि का कारण बना। और इस कारण भी उन्होंने क्या किया, जितने सारे क्षेत्रीय पार्टी थे, ये क्षेत्रीय जो आप राज्य देख रहे हो, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इन सभी को समाप्त करके उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली, मराठा की। किलों का निर्माण और नियंत्रण हम पहले ही कह चुके हैं ना, कि
शिवाजी जो थे पहले से ही राजघराने से संबंधित रखते थे। उनके जो पूर्वज थे मुगलों की दरबार में और बीजापुर और विजयनगर साम्राज्य की सेवा में पहले से ही रहते थे और बड़े बड़े पोस्ट पर थे। तो उस समय ऐसा नहीं था कि केवल राजा ही किलों के भीतर रहेंगे। राजा के जो बड़े बड़े अधिकारी और सामंत वर्ग थे वो भी अपने, हमने पहले से ही कह रहे हैं ना कि सभी लोग राजा की नकल किया करते थे। जैसे राजा जिएगा, जिस ठाट बाट से जिएगा, जितने ऐसो आराम से जिएगा, उसकी नकल करते थे ये सारे सामंत। तो इन्होंने, इसके जो पूर्वज थे शिवाजी के पूर्वज और खुद शिवाजी भी अपने जीवन के शासन काल में ही राजा बनने से पहले कई सारे किलों का निर्माण करवा लिया था अपने राजभवन के आसपास में। इन सारे किले में आप देख रहे हो कि ये सारे सह्याद्री क्षेत्र में थे, जिसमें से एक था राजगढ़ का किला, तोरना का किला, प्रतापगढ़ का किला। ये सभी मराठों के किले थे, शिवाजी के अपने किले थे, जो राजा बनने से पहले इन्होंने इसका निर्माण करवा लिया था। कहा जाता है कि शिवाजी ने अपने शासनकाल में 300 से ज्यादा किलों का निर्माण करवाया था। ये सभी किले ऐसे किले थे जो मराठा सैनिकों को छिपने के लिए ना एक बहुत बड़ा आधार प्रदान करता था। जब भी कोई विदेशी आक्रमण करता तो कोई किसी एक पर आक्रमण करेगा ना, किसी एक किले पर आक्रमण करेगा, दो पर करेगा। जिस किसी राजा के पास इतने सारे किले हो उसे कोई कैसे हरा देगा। दिल्ली पर मुगल पर यदि आक्रमण करना हो तो आपको लाल किले पर आक्रमण कर लो और मुगल बादशाह को जीत लो, है ना। लेकिन यदि यहाँ पर शिवाजी को जीतना है तो कितना मुश्किल है। 300 किले हैं उसके पास और राजा बनने से पहले इसने 3-4 किले बना लिए हैं। ठीक है, तो ये भी उसे क्या किया, मराठा सैन्य शक्ति को एक आधार प्रदान किया। दूसरा था स्वराज की अवधारणा। शिवाजी ने हिंदवी स्वराज की अवधारणा प्रस्तुत की थी। अभी हमने बताया था ना, ये चीज उन्होंने कहां से सीखी थी, उनके जो भक्ति आंदोलन के जो संत थे इन्हीं लोगों ने इसे इसकी प्रेरणा दी थी। और ये जो हिंदवी स्वराज है, इसी अवधारणा के कारण जो है इसे मराठों के लोगों में आत्मसम्मान की भावना, स्वतंत्रता और देशभक्ति की भावना जागृत हुई। इससे पहले सभी लोग छीटपुट खड़े हुए थे। इन्हें आपस में ये नहीं पता था कि सभी लोग महाराष्ट्र में रहने वाले, जो मुंबई के रहने वाले जो लोग हैं वो भी हमारे लोग हैं, पुणे के रहने वाले लोग भी हमारे हैं, औरंगाबाद के लोग भी हमारे हैं। ऐसी भावना नहीं थी। पहली बार ये शिवाजी के काल में ही इसने ये चीज क्रिएट हुआ था। तो ये चीज लोगों को एकजुट करती है ना। यदि में किसी में देशभक्ति की भावना आ जाए, है ना, हम सब भारतीय हैं, क्या मतलब हुआ इसका। राज्य जितने हो, कहीं के भी हो, मणिपुर के हो या फिर कश्मीर के हो, हम सब भारतीय हैं। तो ये चीज भावना जो है पहली बार इसी के काल में दिया गया था। प्रभावी प्रशासनिक प्रणाली। शिवाजी ने अपने शासनकाल में अपने प्रशासन को बनाए रखने के लिए एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली बनाई थी और उसके लिए अष्टप्रधान नियुक्त किया था। अष्टप्रधान वास्तव में एक उसकी कैबिनेट मंत्री हुआ करती थी जो 8 ग्रुप में था और ये सभी अलग अलग मंत्रियों के उसके कार्यभार थे। कोई विदेश मंत्री होता था, कोई दूसरा होता था कृषि मंत्री। तो इस तरह के मंत्रालय उसने बांट रखे थे। ब्रिटिश काल में इसे पोर्टफोलियो प्रणाली कहा गया था, कैबिनेट प्रणाली। वर्तमान में भी ये यही लागू था। ये चीज इसे काफी सहयोग किया था, है ना, इसे मराठा साम्राज्य बनाने में। स्थानीय जन समर्थन। उस समय हमने पहले ही कहा था कि शिवाजी के जो व्यक्तित्व था वही मतलब कहीं से लूट लो और अपने समाज को बांट दो। तो ये जो दान करने वाली जो प्रवृत्ति थी उनकी, उनका जो व्यक्तित्व था, इन्हीं उनकी आदतों के कारण उस समय के जो किसान थे, जो व्यापारी थे, जो सैनिक थे, जो आम जनता थी ग्रामीण, वो सारे शिवाजी को अपना मसीहा मानने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि अब हमें न तो मुगल साम्राज्य चाहिए, मुगल का बादशाह चाहिए, और न ही जो दक्कन के जो और दूसरे शासक हैं, बीजापुर गोलकुंडा के जो शासक हैं, वो भी हमें नहीं चाहिए। हमें केवल शिवाजी चाहिए एक राजा के रूप में। तो जनता जब किसी को खुद एक्सेप्ट कर ले कि ये हमें राजा है, हमारे राजा हैं, तो फिर उसके लिए तो खुला अवसर है, वो राजा बनेगे ही। ठीक है, तो यही सब वो कारण थे जिसके कारण मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इन्हीं सभी कारणों की वजह से मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अब हम मराठा साम्राज्य में उसकी जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। शिवाजी के जो पूर्वज थे ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। ठीक है, और यही सिसोदिया वंश बाद में किसी सज्जन सिंह नामक व्यक्ति ने जो है बाद में इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी, जो इसी शिवाजी के काफी पूर्वज थे, हो सकता है 10-12 पीढ़ी के पूर्वज थे। बाद में इसी के एक और दूसरा वंशज हुआ शुभकर्ण नामक व्यक्ति, जिन्होंने भोंसले वंश की स्थापना की। और इसी वंश का जो है था शाहजी भोंसले, जो शिवाजी का पिता था। भोंसले वंश का ही था शाहजी भोंसले।
इन्होंने मुगल शासक जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में 5,000 के मनसब के पोस्ट पर रहता था, है ना। तो ये बहुत बड़े अधिकारी हुए, 5,000 के मनसब का मतलब बहुत बड़ा चीज हो जाता है, ठीक है। अब इतने बड़े पोस्ट पर था, तो इस एक तो ये था कि इसके पास प्रशासनिक अनुभव रहे होंगे काफी। आप एक राज्य के मालिक है ना, चीफ सेक्रेटरी या डीआईजी के बराबर की शक्ति है आपके पास, तो आप छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, इतने समाज, इतनी दूर के लोगों आपकी समर्थन, इतनी दूर के लोगों आपको जानते हैं, है ना। दूसरा, इसके पास आर्थिक संपत्ति भी तो होगी, जब इतने बड़े पोस्ट हैं तो इसकी सैलरी भी काफी ज्यादा होगी, ठीक है। और दूसरा, जो इनका पुत्र हुआ वो भी काफी लोकप्रिय हुआ था। तो यही सब चीज था जिसके कारण शिवाजी को अपना साम्राज्य स्थापित करने में योगदान दिया था। शाहजी के मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी जो है शिवाजी बना। अब उसके शिवाजी की थोड़ी जो व्यक्तित्व परिचय है उसका देख लीजिए, और कई बार पूछे भी जाता है कि शिवाजी के पृष्ठभूमि के बारे में। इसका जन्म 10 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग, पूना में हुआ था। शिवाजी का जो जन्म है 10 अप्रैल 1627 को। इसका डेट याद रखिएगा, क्योंकि अभी भी आज भी जो है शिवाजी जयंती मनाई जाती है भारत में, ठीक है। इसके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। इसकी जो है 7 पत्नियां थी, लेकिन इसमें जो है 3 था निम्बालकर और तूकाबाई मोहिते, ये 2 पत्नियां थी तो ज्यादा प्रमुख थी, ठीक है। इसके पुत्र थे, 2 पुत्र थे, जिसमें संभाजी और राजा राम था। इसकी 7 पत्नी में से एक ऐसी पत्नी भी थी जो शिवाजी के मृत्यु के बाद सती हो गई थी। ये पूछा गया प्रश्न है कि शिवाजी की वे कौन सी पत्नी है जो शिवाजी के मृत्यु के बाद सती हो गई थी, है ना। तो ये पुतलीबाई थी। इसके राजनीतिक जो गुरु हैं शिवाजी के, दादोजी कोंडदेव, ये शिवाजी के गुरुजी हैं, ठीक है, और राजनीतिक शिक्षा ली थी इससे। इसके आध्यात्मिक गुरु रामदास हैं, तो रामदास इसके समकालीन हुए। ये भी आपसे पूछा गया प्रश्न, कई बार पूछा गया है कि इसके गुरु कौन है और कौन से संत हैं, भक्ति आंदोलन के कौन से संत हैं जो शिवाजी के समकालीन है। तो ये इसके समकालीन है, दोनों ने बराबर काल में लिया था, ठीक है। अब जिसका गुरु इतना बड़ा भक्ति आंदोलन का संत हो तो उसका साम्राज्य तो समझ ही रहे हो। हम लोग पहले से ही बातचीत कर रहे हैं कि कोई राजा कितने वर्ष तक शासन करेगा, ये डिपेंड करता है कि उसकी मंत्री परिषद में कौन शामिल है, उसके सलाहकार कौन है ना। जैसी संगत वैसी असर, याद है ना। तो जितने जितने बड़े संत हैं उतने बड़ा ही इसका चेहरा भी होगा। रामदास ने बहुत सारे ग्रंथ की भी रचना की थी, दास बोध, आनंद भवन, है ना। ये उसके मेजर कीर्ति है, मेजर रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं रामदास ने की थी। कोंडदेव जो है ये शिवाजी के संरक्षक भी थे। ये इसका राजनीतिक गुरु तो था ही, और जब बाद में अपने पिता शिवाजी की जो मृत्यु हो गई थी, शिवाजी के पिता की मृत्यु हो गई थी, तो बाल्यावस्था में ही इसे अपना पदभार संभालना पड़ा था। तो जैसे हमने देखा था ना कि अकबर के पिता की मृत्यु के बाद अकबर का संरक्षण कौन बना था, बैरम खान, ऐसे ही शिवाजी का संरक्षक बना था कोंडदेव। ये इसका गुरु भी था और इसका संरक्षक भी था, सेम बैरम खान की तरह, ठीक है। अब शिवाजी के जो है प्रारंभिक जीवन और उसके सैन्य अभियानों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। पहला है हमारा 1643 ईस्वी में शिवाजी को पूना की जागीर मिली थी उसके अपने पिता से, क्योंकि उसकी राजधानी हुआ करती थी प्रारंभ में, यहीं से वो शासन करते थे। इसके जो पिताजी हैं शाहजी, ये अपने जागीर के मिलने के शुरुआती समय में ही इसे बीजापुर के जो आदिल शाही वंश है इससे इसे युद्ध लड़ना पड़ा था शुरुआती समय ही में। लेकिन उन्होंने अपने शुरुआती समय से ही, प्रारंभ से ही, चूंकि इसे युद्ध कला का काफी ज्ञान था, ये लोग उसी समय से काफी युद्ध में जीतने में काफी फेमस थे। उसी समय से काफी किलों को जीतता गया, है ना। और इसमें जो सबसे मेन था, इन्होंने 1656 में रायगढ़ को जीत लिया था, उसे और अपनी राजधानी बना लिया था। 1657 में कोंकण क्षेत्र को जीत लिया था। 1657 में इन्होंने मुगलों के साथ पहला युद्ध किया था, और मुगलों में इस समय औरंगजेब था, है ना। तो औरंगजेब इसी के समकालीन था, और औरंगजेब के साथ में मुगलों के साथ पहला युद्ध किया था। इसमें पहले युद्ध में शिवाजी की हार हो गई थी, है ना। मुगलों के साथ पहली संघर्ष 1657 में हुई थी शिवाजी की, और इसमें पहले ही युद्ध में वो हार गए थे। अब इसके जो अपने जीवन के सबसे बड़े बड़े संघर्ष हैं उसके बारे में देखिए। एक था पहला अफजल खान से संघर्ष 1659 में हुई थी। अफजल खान कौन था? ये बीजापुर के सुल्तान का प्रतिनिधि था, सेनापति था, न कि मुगल सरदार द्वारा भेजा गया था। ये मुगल का सेनापति नहीं था, ये बीजापुर के सुल्तान का ही सेनापति था। तो धोखे से क्या कर दिया,
वैसे ये अफजल खान ने वार्ता करने के लिए बुलाया था शिवाजी को, ये भी चाहता था कि मौका मिलते ही हम शिवाजी को मार दें यहीं पर जंगल में ही। लेकिन ये भनक जो है शिवाजी को पहले लग चुकी थी कि वो हमें मारने के लिए आ रहा है, न कि समझौता करने के लिए। तो शिवाजी ने उसे उल्टी चाल चली और शिवाजी ने ही उसकी हत्या कर दी। ठीक है। दूसरा था शाइस्ता खान से संघर्ष, 1660 मतलब 1660 से 63 के बीच में 3 साल में हुआ था। ये शाइस्ता खान मुगलों के द्वारा भेजा गया था, मुगलों का सेनापति था। और इस समय मुगल शासक कौन थे? औरंगजेब। यानी कि शाइस्ता खान को औरंगजेब ने भेजा था इस पर आक्रमण करने के लिए। शिवाजी ने 1663 ईस्वी में फिर से इसको हरा दिया और उसके जो पुत्र थे शाइस्ता खान के, उसकी हत्या कर दी। शाइस्ता खान के जो पुत्र थे उसकी हत्या कर दी। इसके बाद इन्होंने देखिए दक्कन की जितनी सारी शक्ति हैं सभी पर प्रहार किया इन्होंने शिवाजी ने, और सबको इसने क्या किया था? सबको जीता। पहले आपने देखा कि बीजापुर से ये रायगढ़ को छीन लिया था और अपनी राजधानी बना ली। मुगलों को हरा करके, शाइस्ता खान को हरा करके उसकी पुत्र को भी हरा दिया। अब वो अंग्रेजों से टक्कर ले रहा है। अंग्रेज इस समय काफी कमजोर था। इस समय अंग्रेजों की पहली, याद है 1611 में जो सूरत की फैक्ट्री स्थापित की थी अंग्रेजों ने, तो ये इसकी पहली फैक्ट्री थी यहाँ पर, सूरत 1611 में स्थापित की थी और 50 साल में अभी तक थोड़ा सा डेवलप हुआ होगा, लेकिन यहीं पर था ये। यहाँ पर लूटा और यहां से लूटा जब इसे तो 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। इस समय अंग्रेज कोठी के अध्यक्ष जॉर्ज ऑक्सडाइन थे, ये याद रखिएगा, है ना। अंग्रेजों को पहली बार ये किसने लूटा था? जो काम मुगल शासक नहीं कर पाया वो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि शिवाजी कर रहे हैं, है ना। उसके बाद हुआ पुरंदर की संधि, 22 जून 1665। ये काफी महत्वपूर्ण डेट है, तो ये आप याद रखिएगा कि पुरंदर की संधि कैसे हुई थी। पुरंदर की संधि जो है मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच में हुई थी, जिसमें मराठा साम्राज्य का नेतृत्व जो है शिवाजी ने किया था, लेकिन मुगल साम्राज्य का नेतृत्व जो है सवाई जयसिंह ने किया था। सवाई जयसिंह इस समय इसके सूबेदार हुआ करते थे, सेनापति थे इस समय, है ना। तो ये मत रखिएगा कि ये जयसिंह है तो ये हिंदू शासक है तो दोनों के बीच में हुआ होगा, ऐसा नहीं है। ये प्रतिनिधि था मुगल शासक का। ठीक है। इसके बाद इस समझौते में ऐसा हुआ कि शिवाजी के समय 23 किले जो है शिवाजी ने युद्ध में छीन लिए थे। जो शाइस्ता खान को हराया था इसमें 23 किले छीन लिए थे इसे मुगलों से। तो छीले बाद ये जो समझौता हुआ था पुरंदर की संधि, इस छीने हुए जो है जीते गए किलों में से कहा गया था कि 22 किले आप अपने पास रखो, बाकी के जो 13 किले हैं 12 किलो अपने पास रखो और 13 किले मुगल जो है सरदार को सौंप दो, मुगल साम्राज्य को, है ना। तो शिवाजी मान गए। और दूसरा इस पर यह भी बात हुई थी कि शिवाजी को खुद मुगल दरबार में आकर के वहां पर हाजिरी देनी होगी। तो शिवाजी गए वहां पर मिलने के लिए औरंगजेब से, लेकिन शिवाजी को लाइन में खड़ा कर दिया मिलने के लिए। मनसबदार जो काफी मिले हुए थे ना, लगे हुए थे लाइन में मिलने के लिए, बड़े बड़े अधिकारी उसके, तो उसके लाइन में सबसे पीछे खड़ा कर दिया शिवाजी को। तो शिवाजी को ये उसे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा, तो वहां पर उसने हुड़दंग मचा दी और हुड़दंग मचाने के बाद उसे कैद कर लिया गया और जो उसे आगरा में कैद करके रख लिया, जेल, आगरा के जेल में। शिवाजी को वहां पर 3-4 महीने भी नहीं हुआ, वहां से अपना वेश बदल के शिवाजी वहां से भाग निकले, मुगल सरदार औरंगजेब की कैद से भाग निकले वहां से। ठीक है। जयपुर भवन में इसे रखा गया था और ये आगरा में ही है। यहां से ये अगस्त में भाग निकला था, इसे पकड़ा गया था मई के आसपास, मई में, और देख रहे हो ना 2-3 महीने में ही यहां से भाग निकले। तो ये अच्छी विजय थी। उसके बाद इन्होंने फिर से संधि करना पड़ा विवश होके, भाग जाके वहां पर जाके चुपचाप नहीं बैठा था, अपनी वो सैन्य संगठित कर रहा था, सेना को संगठित कर रहा था वहां पर, सेना को संगठित कर लिया और काफी ताकतवर बन गया। इसलिए फिर से औरंगजेब जो है इससे डर करके क्या किया, एक संधि की, जिसे 1668 की संधि कहा जाता है। ठीक है। इसमें औरंगजेब जो है पहली बार जिसे बंद करके जेल में डाल दिया गया था उसे अब राजा की उपाधि दे रहा है ना। उसे मनाने के लिए शिवाजी को कहा कि तुम राजा हो, तुम्हें हम कैदी नहीं बनाएंगे, तुम तो राजा हो। ठीक है। दूसरा, बीजापुर और गोलकुंडा से टैक्स वसूलने, ये जो चौथ है ये एक प्रकार का टैक्स था मराठों का। ये चौथ क्या है हम लोग बताएंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन कभी ये याद रखिए कि चौथ एक टैक्स था। अब देखिए जिस राजा को वो कैद करके जेल में रखने वाला था, अब वही उससे इसका टैक्स मांग रहा है। बीजापुर और गोलकुंडा ये जो 2 राज्य हैं, यहां से जितने सारे टैक्स कलेक्शन होंगे वो मराठा साम्राज्य के अधीन आएंगे। देखिए ये कितनी बड़ी संधि थी, सीधे उल्टा हो गया ना।
उसके बाद सूरत की दूसरी लूट हुई। एक बार तो अंग्रेजों को लूटा ही था शिवाजी ने, दूसरी बार भी लूटा था। इस बार इन्हें लगभग 66 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। पहली बार जब सूरत को लूटा था उस समय उसे 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, दूसरी बार इससे कम हुई थी। यहां से इसे एक सोने की पालकी भी प्राप्त हुई थी, जो कहा जाता है कि औरंगजेब को खुश करने के लिए बनाया गया था, औरंगजेब को गिफ्ट किया जाने वाला था इसे। इस समय मुगल सेनापति दाऊद खान था और इलियास खान भी था इस समय। ये जो युद्ध का स्थान है इसे कंचन मंचन का दर्रा भी कहा जाता है ना। कंचन मंचन वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है, तो कंचन मंचन का युद्ध कहिए या फिर कंचन मंचन के दर्रा कहिए, है ना। ये सूरत किसके किसके बीच हुआ था, ये शिवाजी के द्वारा लड़ा गया था, युद्ध था। जब दूसरी बार सूरत को लूट लिया तब उसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। 6 जून 1674 को अपना राज्याभिषेक करवाया था रायगढ़ में। और इसका जो राज्याभिषेक करने वाला जो उस समय का पंडित था ये था गंगा भट्ट। ये बनारस का विद्वान था, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है ना। इन्होंने इसे क्या किया था, राजमुकुट पहनाया था। और इसने जो उपाधि है, तब इसने छत्रपति की उपाधि धारण की थी और इसे हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी, यानी कि हिंदू धर्म का उद्धार करने वाला इसने इस पद की उपाधि जो है धारण की थी, इस शब्द का। ठीक है। इस समय इसके दरबार में एक अंग्रेज भी उपस्थित था, जिसे हेनरी ऑक्सडाइन जो है इसके दरबार में उपस्थित था। ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा अभियान भी हुआ, कर्नाटक का अभियान 1676 से 78 के बीच में। यह शिवाजी का अंतिम बड़ा अभियान था। इस अभियान के दौरान उसने जिंजी का किला जीत लिया था, जिस किले के किलेदार जो थे अब्दुल हबसी इस समय के किलेदार हुआ करते थे। जिंजी का जो विजय है यह शिवाजी की अंतिम विजय है। आपसे पूछा जाए कि जिंजी कहां पर स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है वर्तमान में। और इसे जिंजी के किले जीतने के बाद शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। ये शिवाजी का अंतिम विजय था। ठीक है। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हो गई थी और ये इस समय मात्र 53 वर्ष की अवस्था में थे। तो ये उसके जीवन का परिचय था, उसके जो लड़े गए विजय अभियान थे, उसके जो जीवन की उपलब्धियां थी, ये शिवाजी के उपलब्धियां थी। अब हम उसकी कुछ प्रशासनिक व्यवस्था को देख लेते हैं। शिवाजी के शासनकाल में प्रशासन कैसा था, क्योंकि शिवाजी के शासनकाल को मराठा साम्राज्य का चरमोत्कर्ष कहा जाता है ना, स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि उसका प्रशासन, ये सभी जो स्वर्णिम काल या उत्कर्ष है, ये इन्हीं प्रशासन पर टिका हुआ था। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर इनका प्रशासन किस प्रकार का था, जो इस प्रकार की इसने लंबा चौड़ा शासन किया था। शिवाजी का साम्राज्य जो था, इसने अपने राज्य में स्वराज की अवधारणा प्रस्तुत किया था। इसने अपने राज्य को 2 भागों में, स्वराज और मुल्द ए कादिम नामक 2 भागों में बांटा था। हम लोग जो देखते हैं बाद में 1905 ईस्वी के बाद भारत जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें स्वराज की अवधारणा को प्रस्तुत किया था बार बार, ये चीज यहीं से क्रिएट हुआ है। लेकिन उस समय हिंद स्वराज, जो स्वराज शब्द है, दयानंद सरस्वती ने प्रयोग किया था। लेकिन यहाँ पर कौन कर रहा है? आधुनिक भारत में यदि पूछे कि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने। लेकिन यहाँ पर शिवाजी ने कर रहा है ना। यहाँ पर स्वराज का मतलब, स्व मतलब अपना और राज्य। ठीक है। इसके अष्टप्रधान जो थे ये कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, जो 8 लोगों की एक ग्रुप हुआ करती थी। इन सभी में पेशवा सबसे बड़ा पद हुआ करता था, जो प्रधानमंत्री के बराबर होते थे, 8 में सबसे ऊपर। ये जो पेशवा थे ये प्रधानमंत्री थे और राज्य के प्रशासन के साथ साथ अर्थव्यवस्था की भी देखरेख करता था। सर ए नौबत एक सेनापति हुआ करता था, है ना। सर ए नौबत सेनापति था, जो सेना की भर्ती, उसकी संगठन और आवश्यकताओं की जितनी सारी जरूरतें हो वो सारी पूर्ति करता था। अमात्य जो कि एक वित्त मंत्री हुआ करता था इस समय, ये इसका तीसरा प्रधान था। ठीक है। ये अमात्य जो है ये राजस्व और आय व्यय से संबंधित लेखा जोखा का निपटारा करता था। वाक्यानबीस ये इस समय का गृह मंत्री हुआ करता था, जो मराठा साम्राज्य के भीतर कानून व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, सूचना और जो भी संधि विग्रह हो, इन सभी की देखभाल करता था। तो इसे क्या कहा जाता है? वाक्यानबीस। ये गृह मंत्री के बराबर, होम मिनिस्ट्री के बराबर हुआ करता था। एक था चिटनिस, ये इसके अष्टप्रधान का एक मंत्री हुआ करता था। ठीक है। ये राजकीय पत्रों की भाषा शैली को देखना या फिर उन पत्रों को पहले राजा के पहुंचने से पहले ही उसे पढ़ता था। सुमंत ये विदेश मंत्री के बराबर हुआ करता था इस समय। पंडित राव ये धार्मिक मंत्री हुआ करते थे, जो दान और धार्मिक कार्यों की देखरेख किया करता था।
न्यायाधीश ये न्याय विभाग का प्रधान हुआ करता था, तो यही इसके अष्ट प्रधान थे। देखिए इसमें कैसे पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न में, और आप जो आपके पास जो PYQ होगा उसमें भी देखना इसके अष्ट प्रधानमंत्री से कैसे पूछे गए हैं। पहले तो ये 8 के अलावा ना इसी में से कोई कोई पोस्ट दे देगा, जो आपको इसमें से एक डाल देगा, मुगल काल के जो कोई पोस्ट है वो डाल देगा, या फिर सल्तनत काल के कोई पोस्ट डाल देगा। देख रहे हो नाम मिलता जुलता है उसी से। और आपसे पूछेगा कि अष्टप्रधान में ये कौन सा पद शामिल नहीं है, शिवाजी के अष्टप्रधान में ये कौन सा पद है जो शामिल नहीं था। दूसरा, एक तरफ आपको इस पोस्ट का नाम दे दे और दूसरी तरफ उसके कार्य दे दे कि ये किस पोस्ट, ये कौन सा सुमेकित है और कौन सा सुमेकित नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इस समय हम लोगों ने देखा कि मराठाओं की जो राजभाषा है मराठी, इसका शब्दकोश पहली बार इसी समय निर्माण कराया गया था। इसे रघुनाथ पंडित हनुमंत ने इस शब्दकोश की रचना की थी। साहित्य के रूप में लिखा जाने वाला जो पहली बार है हुआ इसी काल में हुआ था। इससे पहले मराठी हो सकता है कोई बोलते हो, है ना, उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, क्योंकि कोई बोल भी सकता है ना, लिख कैसे सकता है, क्योंकि इससे पहले डिक्शनरी की रचना ही नहीं हुई थी। ये पहली बार इसी समय हुई थी। और इसी के सामने इसी के काल में जो है आपने देखा ना कि बहुत सारे ग्रंथ की भी रचना हुई थी। शिवाजी के जो गुरु थे रामदास, उसने भी कई सारे ग्रंथों की रचना की थी और वो मराठी भाषा में लिखी गई थी। जब तक किसी भाषा को साहित्य का रूप न दिया जाए तब तक वो भाषा भाषा नहीं होती, है ना। वैसे तो जनजातियों की बहुत सारी भाषा होती है ना, लेकिन जनजाति अंडमान निकोबार की जो जनजाति है वो उसकी भी तो भाषा हुई ना, वो भी तो कुछ भाषा बोल रहे होंगे, लेकिन क्या उसे साहित्य में लिखा गया है? कोई दूसरी जाति उसे पढ़ सकता है? तो फिर वो जाति कैसी, है ना, उसकी कौन सी भाषा हो गई। इस समय की जो भू राजस्व व्यवस्था थी शिवाजी की, ये मलिक अंबर की कर प्रणाली पर आधारित थी। मुगल के जो मलिक अंबर थे इसकी कर प्रणाली पर ही आधारित था। शिवाजी ने भूमि के माप के लिए रस्सी के स्थान पर काठी और मानक छड़ी का प्रयोग करना आरंभ किया था। इससे बढ़िया से टैक्स वसूला जा सकता था। इस समय राजस्व जो है उपज का 33% यानी कि भूमि का 1/3 वसूला जाने लगा था। बाद में आप देख रहे हो कि ये बढ़कर कभी कभी 40% जो है वो हो जाया करता था। इस प्रकार इस समय जो शिवाजी के कर थे, 2 प्रकार के कर थे, एक था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। अब तक 10 बार इससे पूछा गया एग्जाम में कि चौथ और सरदेशमुखी क्या है। चौथ वो होता था कि जब मराठा साम्राज्य शासन कर रहे थे ना, तो उसका जब मन होता, भी देखा ना अंग्रेजों को उसने सूरत में 2 बार लूटा था, और बगल के जो राज्य थे बीजापुर गोलकुंडा, इन सभी को कई बार उसने लूटा था। तो वो सभी से टैक्स मानता, किसी दूसरे राज्य में जाता और कहता कि तुम हमें चौथ दे दो, यानी कि टैक्स दो, तुम्हारे राज्य में जितनी सारी कमाई हुई है वो मुझे दे दो। यदि ये दे दिया तो हम जो है तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे, और यदि नहीं दिया तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो एक तरह का ना रंगदारी टैक्स था ये, है ना। यही हुआ ना कि यदि टैक्स दोगे तो ठीक है, तुम शासन करते रहो, और नहीं किया तो बर्बाद कर देंगे। तो ये क्या था? बर्बाद न करने वाली टैक्स थी चौथ। सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी भी इसी प्रकार का टैक्स था, ठीक है। राजा को वहां पर अपने शासन बनाए रखने के लिए टैक्स देना होता था। तो ये चौथ और सरदेशमुखी थे। शिवाजी ने अपने सैन्य प्रशासन सेना को 3 भागों में बांटा था। एक था पग अथवा बरगीर सेना, दूसरा था सीलहदार और तीसरा था पैदल सेना। ये पग वाला जो है ना, ये शब्द पूछा गया था एक बार यूपीएससी में कि ये पग क्या है ना। तो ये नियमित घुड़सवार सैनिक को कहा जाता है, शाही जो शस्त्रधारी सैनिक होते हैं। देखिए नाम से लग रहा है पग, पग मतलब वैसे पैदल सेना होता है, पैदल होता है ना, तो कहीं ये मीनिंग ना लगा ले कि पग का मतलब पैदल सेना होता है। पग का मतलब हो गया नियमित घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना को कहा जाता है पग, है ना। कई बार यदि हमें याद नहीं है तो मीनिंग लगाने लगते हैं कि पग का मतलब तो पैर पैर होता है ना, तो ये पैदल सेना को कहा जाता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पैदल सेना को पैदल सेना ही कहा जाता था। दूसरा था सीलहदार, ये अस्थायी घुड़सवार सैनिक होते थे जो कई बार किरायों पर मंगाए जाते थे, किराए पर, है ना। तो ये राज्य का अपना घुड़सवार नहीं था, बाहर से इंपोर्ट कराया जाता था। न्यायिक प्रशासन, शिवाजी खुद भी न्याय करते थे और अपने न्यायालय को उस समय मजलिस कहा जाता था, है ना। तो शिवाजी के न्यायालय को मजलिस कहा जाता था, कभी कभी इसे सभा भी कहा जाता था। तो ये इस समय का कोर्ट हुआ करता था शिवाजी का। प्रशासन में खुद भी बैठा करते थे और इसके लिए उसने न्यायाधीश की भी नियुक्ति कर रखी थी अष्टप्रधान में, वो भी हमने देख लिया पहले ही, ठीक है। शिवाजी ने अपने शासनकाल में 240 किलों का
किला जो है फोर्ट इसका निर्माण करवाया था, और यही इसके प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी। यहाँ पर सैनिकों को छुपाया जाता था, राजघराने के व्यक्तियों को छुपाया जाता था। जब भी कोई बाह्य आक्रमण हो तो सभी किले में छुप जाते थे। और वैसे भी महाराष्ट्र के इतने सारे किले हैं ना, इतने सारे पहाड़ी इलाके हैं कि किसी भी विदेशी आक्रमणकारी को 100 बार सोचना पड़ता था। ठीक है, तो ये हमारा मराठा साम्राज्य था। अब हम लोग जो है सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके उदय के कारण को देखते हैं। यहां पर भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दो अलग अलग चीजें हैं। भक्ति आंदोलन केवल हिंदू धर्म में सुधार के लिए आया था। हिंदू धर्म में जो प्राचीन काल